तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या डिबेटमध्ये स्वागत करतो. इन द टुडेज पार्ट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट 3 टॉपिक्स. इन द यस्टरडेज पार्ट, कालच्या पार्टमध्ये आपण बघितलं होतं नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. कल के पार्ट में हमने देखा था एनवायरमेंट को क्यों कंजर्व करना चाहिए था, कुछ फैक्टर्स देखे थे फ्लो चार्ट पे. आज के 3 टॉपिक्स में हम देखेंगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड इज लॉज एनेक्टेड अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड थर्ड इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी. हर एक टॉपिक को एक एक करते देखते हैं. सबसे पहले टॉपिक देखेंगे. सो बेसिकली इस टॉपिक में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एनवायरमेंट को कंजर्व करना हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, ये मैं अभी आपको इस टॉपिक में बताने वाला हूं. एनवायरमेंटला कंजर्व करणं ही आपली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे ही मी तुम्हाला या टॉपिकमध्ये सांगणार आहे. सो बेसिकली देयर इज ऑलवेज अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स अँड द एनवायरमेंट. नेहमीपासून ह्यूमन्स आणि एनवायरमेंटमध्ये एक रिलेशनशिप होती. नाउ अब ये रिलेशनशिप है ह्यूमन्स और एनवायरमेंट में. ह्यूमन्स ने क्या किया, ह्यूमन्स ऑलवेज शोज दी सुपीरियरिटी ओवर अदर एनिमल्स. मतलब ह्यूमन्स ने हर बार क्या दिखाया, हम लोग बाकी के एनिमल्स से कैसे बेहतर है ये हर बार प्रूफ किया विद सम जनरल फैक्टर्स. कुछ फैक्टर्स थे जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी हो गया, थिंकिंग एबिलिटी हो गया. ये सारे चीजें, ये सारे फैक्टर्स की वजह से ह्यूमंस ने सुपीरियरिटी दिखाया, मतलब बड़प्पन दिखाया कि हम लोग अदर एनिमल से बड़े हैं. ये एनवायरनमेंट को बताया. ठीक है, अब एनवायरनमेंट को ये बताया और खुद बड़े इंसान बन गए. अब ह्यूमंस यहाँ पे रुके नहीं, दे हैव सुपीरियरिटी, अब वो बड़े हो गए. सो दे स्टार्ट द डोमिनेशन ओव्हर द एनवायरमेंट. ह्यूमन्स ने क्या किया, डॉमिनेशन स्टार्ट किया. ह्यूमन्स ने काय केली, दादागिरी चालू केली. सोप्या भाषेत सांगतो, दादागिरी चालू केली. कोणावरती दादागिरी चालू केली, बाकीच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये. म्हणजे ह्यूमन्सला जसं वाटत होतं तसं ते वागत होते. त्यांना जे रिसोर्स पाहिजे, नॅचरल रिसोर्स वापरण्यासाठी बिंदास वापरत होते. ह्यूमन्स ने क्या किया, खुलेआम सरेआम जो नेचुरल रिसोर्स उन्हें चाहिए वो यूज करना स्टार्ट कर दिया. दे स्टार्ट कंज्यूमिंग दी नेचुरल रिसोर्स एज मच एज पॉसिबल टू लिव अ सुपीरियर लाइफ. मतलब एकदम आराम से सेठ राजा की तरह जीने के लिए उन्होंने जो कुछ भी नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल था वो एनवायरमेंट से छीन छीन कर यूज करना स्टार्ट कर दिया. बट अब उन्हें इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं मालूम था. ठीक है, त्यांना ह्यूमन्सला ह्याचा एडवर्स इफेक्ट नव्हता माहिती. दे हॅव कंझ्युम द नेचर ॲज मच ॲज पॉसिबल. जेवढं शक्य होतं तेवढं त्यांनी नेचरला कंझ्युम केलं, विच रिझल्ट्स इन टू मेनी ऑफ द एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्स. आता हे सगळी नाटकी केली, एवढं सगळं राजासारखं राहिले, त्यामुळं काय झालं, आता एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्स सुरू झालेले आहेत. म्हणजे एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्स व्हायला सुरू झालेले आहेत. मग या सगळ्या गोष्टीवरून काय कळतंय, ये सारे चीज़ों में से हमें क्या समझ के आता है, इफ ह्यूमन हैज डिस्टर्ब्ड द एन्वायरमेंटल बैलेंस, if human has disturbed the environmental balance, then human can only fix its environmental balance by conserving the environment. मतलब human ने अगर environmental balance को बिगाड़ा है, natural resource को कैसे भी यूज करके अगर उसने ये जो बैलेंस है एनवायरमेंट का, इसको अगर बिगाड़ा है, तो ह्यूमन्स ही ऐसे लोग हैं जो उसको ठीक कर सकते हैं बाय कंजर्विंग दी एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को कंजर्व करके वो इस बैलेंस को ठीक कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आया क्यों हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरमेंट को कंजर्व करना. ओके, नाउ वी विल सी सम ऑफ द लॉज विच आर एनेक्टेड अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बाय द गव्हर्नमेंट. सो वी विल सी लॉज एनेक्टेड अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. इथं तुम्ही बघत असाल 2 लॉज आहेत, इधर 2 लॉज दिए. सबसे पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और दूसरा है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन 1986. सगळ्यात पहिले आपण बघू फर्स्ट लॉ, दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. सो व्हाट डज दिस लॉज सेज, व्हाट डज द फर्स्ट लॉ सेज. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनी एरिया दैट इज रिजर्व्ड फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज प्रोहिबिटेड टू यूज फॉर एनी अदर एक्टिविटीज. मतलब क्या है, म्हणजे काय, ऐसा कोई भी एरिया जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए मार्क किया गया है या फिर रिजर्व किया गया है, वो जगह, वैसे जगह पे कुछ अलग काम नहीं हो सकता. कोई भी प्राइवेट काम नहीं हो सकता, कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, अगर माइनिंग एक्टिविटीज भी करनी है, गवर्नमेंट की परमिशन इज नेसेसरी. अगर उस जगह पे माइनिंग एक्टिविटीज भी करनी है तो गवर्नमेंट की जो परमिशन है दैट इज नेसेसरी. अगर कोई ये लॉ तोड़ता है तो 15 दिन की जेल हो सकती है उस इंसान को, या उनकी जो भी उनका जो ग्रुप होगा उनको 15 डेज का इम्प्रिजनमेंट, मतलब 15 दिन की
15 दिन की जेल हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. नाउ वी विल सी व्हाट डज द सेकंड लॉ दैट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 सेज दैट. This law that is Environmental Conservation Act 1986 acts on the person or the industry whose industry is releasing the pollutant in the atmosphere beyond the permissible limit. मतलब एक permissible limit होता है. समझो कोई इंसान है या फिर कोई इंडस्ट्री है जो पोल्यूटेंट को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है. अब वो पोल्यूटेंट को रिलीज करने के लिए एक परमिसिबल लिमिट दिया होता है गवर्नमेंट के हिसाब से. अगर वो लिमिट कोई क्रॉस करता है तो इस लॉ के हिसाब से उसको फाइन अप टू 1 लाख रुपीज और 5 years इम्प्रिजनमेंट हो सकती है. मतलब 5 साल की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दैट इज फाइन हो सकता है अगर ये जो सेकंड लॉ है अगर ये ब्रेक करता है. सो दीज वर दी laws enacted about environmental conservation. These were the laws enacted about the environmental conservation. अब हम देखेंगे environmental conservation and biodiversity. मतलब environmental conservation और biodiversity के बीच में क्या रिलेशन है. Now we will see environmental conservation and biodiversity. जैसे कि कल हमने बात किया था environmental pollution के बारे में. तो बेसिकली मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑकर्स ऑन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दी नेचर. मतलब जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कल हमने पढ़ा उसका जो डेंजरस मतलब हार्मफुल इफेक्ट किस पे होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. म्हणजे आपण जे बघितले काल की एन्व्हायरमेंटल पोल्यूशन बघितलं तर त्या एन्व्हायरमेंटल पोल्यूशनचे हार्मफुल इफेक्ट म्हणजे जगात जास्त त्रास कोणाला होतोय तर या प्लॅनेट अर्थवरती किंवा या नेचरमधले जेवढे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सला ह्या एन्व्हायरमेंटल पोल्यूशनचा सगळ्यात जास्त त्रास होते. सो बेसिकली देर आर व्हरायटीज ऑफ स्पीशीज प्रेझेंट इन दी नेचर. वी ऑल्सो कॉल देम देर आर डायव्हर्सिटीज ऑफ स्पीशीज इन दी नेचर. म्हणजे आपल्या नेचरमध्ये खूप वेगवेगळे टाईपचे ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट आहेत. आपल्या नेचरमध्ये खूप वेगवेगळे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट आहेत. हमारे नेचर में बहुत अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. ठीक है, जिसको हम डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं. तो व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म बायोडाइवर्सिटी? सो बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एनवायरमेंट. मतलब एक एनवायरमेंट में जितने वैरायटीज ऑफ एनिमल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उसे हम बोलेंगे बायोडायव्हर्सिटी. म्हणजे एका एन्व्हायरमेंटमध्ये वेगवेगळे व्हरायटीजचे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे राहत आहेत त्यांना आपण काय म्हणणार आहे, बायोडायवर्सिटी. कळलं? सो बायोडायवर्सिटी ऑकर्स एट 3 डिफरेंट लेवल. बायोडायवर्सिटी जो है वो 3 अलग अलग लेवल पे आते हैं. सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक डायवर्सिटी. सो व्हाट डू वी मीन बाय जेनेटिक डायवर्सिटी? तो बेसिकली डायवर्सिटी ऑकर इन दी ऑर्गेनिजम्स ऑफ दी सेम स्पेशीज. म्हणजे जो ऑर्गेनिजम्स है वो सारे सेम स्पेशीज पे, तो उनके डायवर्सिटी को हम लोग बोलेंगे जेनेटिक डायवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जैसे कि हम लोग भी ह्यूमन बींग्स है, हर एक ह्यूमन बींग, हर एक आदमी, हर एक जो ह्यूमन बींग है वो दूसरे से अलग है. ऐसा तो नहीं दोनों सेम है. ठीक है, हर एक ह्यूमन बींग इस एनवायरनमेंट में जो देख रहे हो आप, इस सराउंडिंग में, इस वर्ल्ड में एक दूसरे से अलग है. वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग है. सो व्हाई देयर इज डाइवर्सिटी, मतलब व्हाई देयर इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन दी स्पेशीज और डिक्रीज इन दी मेंबर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब आप अगर आपने ऐसे सुना होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाइट टाइगर्स कम हो गए इंडिया में से. ठीक है, या फिर ऐसे कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो कम हो रहे हैं. ठीक है, ये क्यों कम हो रहे हैं? बेसिकली इनके जो पेरेंट एनिमल थे वो कम हो गए, इसलिए टोटल एनिमल का काउंट कम हो गया. अगर पेरेंट एनिमल रहते तो उनके जो मतलब उनके बाद की जनरेशन बढ़ते ही जाती. अब पेरेंट ऑर्गेनिज्म ही कम हो रहे तो बेसिकली सारा जो टोटल काउंट है वो कम होने ही वाला है. उसके बाद देखेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी. सो व्हाट डू मीन बाय स्पीशीज डाइवर्सिटी? सो बेसिकली वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट इन दी एनवायरमेंट विच आर कॉल्ड एज स्पीशीज डायवर्सिटी. मतलब हमारे एनवायरमेंट में, आपल्या एनवायरमेंटमध्ये खूप वेगवेगळे टाईपचे ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट आहेत. वेगवेगळे टाईपचे प्लांट्स बघायला भेटतील, वेगवेगळे टाईपचे ॲनिमल्स बघायला भेटतील, वेगवेगळे टाईपचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स बघायला भेटतील. ह्यालाच आपण काय म्हणणार आहे, स्पीशीज डायवर्सिटी. स्पीशीज डायवर्सिटी मतलब आप अलग अलग स्पीशीज देख रहे हो, प्लांट देखा, एनिमल देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा. अब प्लांट में भी आप बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ के अलग अलग प्लांट देख रहे हो,
एनिमल्स में भी आप बहुत ज़्यादा वैरायटी के एनिमल्स देख रहे हो, माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी आप बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स देख रहे हो, तो वो सारा आएगा आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी में। उसके बाद इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जैसे कल पढ़ा था हमने, एक एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम होते हैं, सो देयर आर मेनी इकोसिस्टम इन वन रीजन, एक रीजन में बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं। जैसे मैंने कल बोला था, स्नोई एरिया मतलब जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ गिरता है, या फिर डेजर्ट एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत होती है, बहुत ज़्यादा धूप आती है, ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है, ऐसे अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं। नाउ दीज डिफरेंट इकोसिस्टम हैज इट्स ओन एनिमल कैरेक्टरिस्टिक, प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स, माइक्रो ऑर्गेनिझम कैरेक्टरिस्टिक्स अँड बायोटिक फॅक्टर ऑल्सो। मतलब क्या, म्हणजे काय, समझा फॉर एग्जांपल स्नोई रीजन कंसिडर करो जहाँ पे बर्फ गिरता है, जहाँ पे बर्फ पे पेड़ है, आपको वहाँ पे कुछ अलग टाइप के एनिमल्स दिखेंगे। नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं हमारे रीजन्स में, जैसे कि कुत्ते हो गए या फिर बिल्लियाँ हो गई, ये सारे एनिमल्स आप वहाँ पे नहीं देखोगे। अब वहाँ पे फॉक्स देखोगे या फिर वुल्फ देखोगे, क्योंकि वो वहाँ पे रह सकते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है। वैसे आप अगर डेजर्ट एरिया कंसिडर करोगे तो आपको वहाँ पे एनिमल्स लाइक कैमल्स दिखेंगे, कैमल्स जैसे एनिमल वहाँ पे दिखेंगे। आपको वही जो हम लोग के यहाँ पे जो आजू बाजू में यूजुअली दिखते हैं वो एनिमल्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। हर एक इकोसिस्टम का अलग अलग उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक होता है, प्लांट का, एनिमल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, बैक्टीरिया का, उनके इकोसिस्टम में अलग अलग प्लांट्स भी आते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम यही रुकेंगे। आज के 3 टॉपिक अगर आपको अच्छे लगे हो तर तुम्ही नक्की व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत शेअर करा, नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा। आपण भेटूया न्यू व्हिडिओमध्ये।